मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक में धुआंधार प्रचार किया। प्रचार के दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कर्नाटक के 3 नेता सिद्धरमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिव कुमार एसएमएस बताया। तीनों पर निशाना साधते हुए सीएम शिवराज ने कहा, कर्नाटक को एसएमएस से बचाना है। एक करप्ट मैसेज मोबाइल खराब कर देता है, ठीक वैसे ही ये करप्ट एसएमएस कर्नाटक के भविष्य को खराब कर देगा। आतंकवाद को समाप्त करने की गारंटी है तो भारतीय जनता पार्टी, विकास की गारंटी है तो भारतीय जनता पार्टी, उसकी जेडी है और कांग्रेस को छोड़िए, बीजेपी के साथ आइए, बीजेपी को जिताइए। मध्य प्रदेश में 2 चीतों की मौत के बाद प्रोजेक्ट चीता सवालों के घेरे में है। कूनों में लाए गए चीतों के पुनर्वास के लिए चीता एक्शन प्लान बनाया गया था, जिसमें चीतों की संख्या में इजाफा होने या प्रभावित होने की स्थिति में उनके विस्थापन की बात भी थी। संरक्षण के मद्देनजर पूर्व चिन्हित स्थानों पर भी कुछ चीतों को शिफ्ट किया जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट चीता राजनीति की भेंट चढ़ गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। एमपी व्यापम कांड की जांच के लिए ग्वालियर आई सीबीआई की टीम वापस जा चुकी है, लेकिन राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के 4 कमरों पर आज भी ताला लटका हुआ है। वहीं 10 कमरे इन दिनों खाली हैं। इनका किराया भी विश्वविद्यालय को नहीं मिला है। वर्तमान में किराए की राशि 51 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। इस रकम की वसूली के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कलेक्टर और एसपी को कई पत्र लिख चुके हैं, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ। बता दें कि व्यापम कांड की जांच के लिए 20 सदस्यों की टीम वर्ष 2015 में ग्वालियर आई थी। तत्कालीन कलेक्टर के कहने पर वीवीके इंटरनेशनल गेस्ट हाउस के 10 कमरे दिए गए थे। टीम 31 मार्च 2017 को वापस नहीं चली गई। इसके बाद कुछ अफसर 4 नवंबर 2019 को ग्वालियर आए। ग्वालियर एसपी के कहने पर विश्वविद्यालय ने 4 कमरे पुराने गेस्ट हाउस में दे दिए। ये कमरे आज भी भरे हुए हैं। कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने कलेक्टर और एसपी को किराए की राशि वसूली में मदद के लिए पत्र लिखा है। नहीं किया, कलेक्टर लगातार प्रयास में है। जो पिछले 10 कमरे लिए थे इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में, वो कलेक्टर सर के माध्यम से लिए थे, उसका भी रेंट बकाया, वो भी अब तक नहीं दिया है। लगातार 7-8 रिमाइंडर कर चुके हैं हम कलेक्टर और एसपी को। पूरा मामला था क्या? अब 2015 में लिए थे इन लोगों ने। कौन ने लिए थे? सीबीआई ने। सीबीआई के जांच दल आया था, तो कलेक्टर साहब के यहाँ से लेटर आया था 10 कमरे के लिए, तो वो 17 में खाली कर दिए। हमारे अभी संज्ञान में नहीं है, आपने ये पहली बार ध्यान में लाया। इस हिसाब से आवश्यकता लगेगी तो बात करेंगे क्या इशू है। अभी वो इस प्रकार से चर्चा का विषय नहीं बन सकता है। इस हिसाब से आवश्यकता लगेगी तो चर्चा करेंगे, भी हल करने को। राज्य सरकार विकास का दावा करती है, गांव-गांव तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने की बात की जाती है, लेकिन प्रदेश में ऐसे कई गांव हैं जो तमाम दावों की कलई खोल देते हैं। महेश्वर विधानसभा के देवगढ़ में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि गांव के लोगों को ना तो पक्की सड़क हासिल है और ना ही पीने का पानी मयस्सर है। ये नजारा किसी उजाड़ हो चुके आदिम दौर के गांव का नहीं है। इस वीरान बस्ती में भी इंसान रहते हैं। ये कसक भरी जिंदगी जीने वाले बेबस और मजबूर इंसानों की बस्ती है, जहां अभाव और असुविधा का बसेरा है। यहाँ रहने वालों को पीने का पानी तक मयस्सर नहीं है, न ही सड़क। गर्मी की तपिश के बावजूद लोगों को पीने का पानी जंगल से लाना पड़ता है और इसके लिए उन्हें 1 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल भी जाए तो आवास नहीं बन पाता है। भवन सामग्री गांव तक लाने में राशि का एक बड़ा हिस्सा परिवहन में ही खत्म हो जाता है। बीमार होने पर भयावह हालात सामने होते हैं। मरीज को चारपाई या दूसरे तरीके से लेकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। बीहड़ में 10 किलोमीटर का ये सफर पगडंडियों से होकर बागोद जाकर खत्म होता है।
हमारे गांव में रोड की बहुत परेशानी है। तब रोड नहीं है तो डिलीवरी वाली बाइयों को झोली में भी ले जाते हैं और 2 जन ऐसे तो के ले जाते हैं झोली में और खटिया पर भी ले जाते हैं और लेके जाते हैं तो रास्ता में ही डिलीवरी हो जाती है। पानी की भी बहुत समस्या है, पानी की भी दिक्कत आती है, रोड की भी दिक्कत है। रोड की सुविधा चाहिए और पानी की। ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन के दरवाजे पर दस्तक देते रहे हैं, लेकिन अब तक नतीजा नहीं निकला। ग्रामीणों ने 2018 में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था, लेकिन हालात अब तक नहीं बदले हैं। अब तो इस गांव में रिश्ता करने से लोग इनकार करने लगे हैं। पहले मैं इस रोड के मामले में गया था, चुनाव का बहिष्कार भी हुआ था, चुनाव का परिणाम तो मिला नहीं है। अब 7.5 में रास्ता कभी बन जाए तो हम भी इंसान की लेवल में आ जाएं और ज़िंदगी हम शान की जी सकें। एम्बुलेंस आते नहीं हमारे गांव में, कभी झगड़ा हो जाए तो 100 नंबर आती नहीं। सगाई वगाई में कोई देखने आते हैं तो बोलते हैं कि रास्ते की परेशानी है, पहाड़ी के ऊपर रहते हैं लेकिन रास्ता नहीं है। रास्ते की वजह से आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। रास्ता बन जाएगा तो हमारी दिक्कत ही दूर हो जाएगी, परेशानी पानी की कुछ भी परेशानी, सारी दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगी। सवालों की लंबी फहरिस्त है। प्रदेश में विकास की बयार बहने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि गांव-गांव में विकास की ज्योत का उजाला फैला है। तो आखिर इस सुदूर गांव से विकास ने क्यों मुंह मोड़ रखा है? इन गांव वालों की बेबस तल्ख जिंदगी के लिए जिम्मेदार कौन है? कहां है हुक्मरान? किन फाइलों में कैद है सरकारी योजनाएं? क्यों मुंह मोड़ लिया है इस गांव से? योजनाएं क्यों नहीं उतर सकी इस गांव में धरातल पर? दिलबाग पटेल, INH 24/7, महेश्वर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। इसे देखते हुए इंदौर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। इसे यादगार बनाने के लिए पार्टी शहर के सभी 1604 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। कार्यक्रम में बूथ त्रिदेव, बूथ की टोली, शक्ति केंद्र की टोली, वार्ड की टोली, मंडल पदाधिकारी और नगर पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठ के मंडल से लेकर राष्ट्र तक के पदाधिकारियों को मन की बात का कार्यक्रम करने का दायित्व दिया गया है। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़कर नए इनोवेटिव आइडिया पर काम करने वाले लोगों को जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम है ये, हमारे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता तो सुने, मगर ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम नहीं होता। मैंने जैसा अपनी बात की शुरुआत में कहा कि समाज उस दिन एक पूरा समाज एक कैनवास पे होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक, और भिन्न भिन्न राज्यों के लोग, भिन्न भिन्न भाषा शैली के लोग सभी उसको सुनते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गोविंद सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भगवान राम बताया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कमलनाथ रावण वाली विचारधारा का अंत करेंगे। वहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर अटकलों पर उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, लगातार दौरों के कारण थकान हो गई थी, इसलिए डॉक्टर की सलाह पर आराम कर रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को राम बताया और कहा कि कमलनाथ रावण की विचारधारा को खत्म करेंगे। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। अपने स्वास्थ्य को लेकर भी उन्होंने बताया कि लगातार दौरों के कारण थकान हो गई थी और इसलिए डॉक्टर की सलाह पर आराम कर रहा हूं। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ को उन्होंने राम बताया है और कहा है कि कमलनाथ रावण की विचारधारा का अंत करेंगे। हमारे कमलनाथ जी राजनीतिक रूप से हम चुनाव हरा देंगे। हमारी लड़ाई राजनीतिक है, कोई व्यक्तिगत किसी दुश्मनी नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खबर के ऊपर चर्चा होती है, मित्रता है, दोस्ती है, लेकिन
इस तरह का हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किसी का अंत नहीं चाहते, लेकिन राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना हमारा ध्येय लक्ष्य है और उस लक्ष्य में हम लगातार लगे हुए हैं। मानहानि केस में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने शनिवार को अपना बयान जबलपुर की जिला अदालत में दर्ज कराया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल तनखा के वकील के तौर पर मौजूद रहे। दरअसल तनखा के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जिला अदालत में 10 करोड़ की मानहानि का परिवाद दायर किया गया है। साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। जो मानहानि का मुकदमा हमने 3 लोगों के खिलाफ किया है, उसके बारे में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है और आज के दिन की कार्रवाई खत्म हुई। मेरा स्टेटमेंट आज रिकॉर्ड हो गया है। कपिल सिब्बल जी ने मुझे लीड किया और कोर्ट ने विस्तार से मेरी बात सुनी है और सब बातें लिख ली है। मेरे साथ जो गलत हुआ है उसके लिए मैं आज न्यायालय में गुहार लेके आया हूं कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए और किसी भी अधिवक्ता या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज दतिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विश्व प्रसिद्ध देवी तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीतांबरा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने देवी दर्शन करने के बाद प्राचीन वनखंडेश्वर महादेव का दुग्धाभिषेक पूजन किया। साथ ही इस बात का भी ऐलान किया कि महाशिव पुराण कथा आगामी 9 अगस्त से कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगी। महाशिव पुराण की कथा प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा स्टेडियम मैदान में करेंगे। आपने कहा कितने पैसे चाहिए, उन्होंने कहा नहीं दादा, हम पहले से आपके साथ समर्पित है। तो हमारी माता बहनें पीले वस्त्र पहन के कलश यात्रा निकालेंगे। 10 से शुरू होगी, 9 को है, मतलब 8 से लोग आएंगे, 11 तक 15 तक रहेंगे। 10-11 दिन तक ये उत्सव दतिया में फिर चलेगा। प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले वो अपने यहाँ कथा करने के लिए। ग्वालियर नगर निगम में महापौर परिषद की सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जल संरक्षण, अमृत योजना, स्वच्छता सर्वेक्षण और यातायात व्यवस्था के मुद्दों पर बात की गई। इस दौरान अमृत योजना और स्मार्ट सिटी के काम को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बैठक में महापौर और निगम आयुक्त के साथ ही सलाहकार समिति में शामिल पूर्व IAS और वरिष्ठ अफसरों ने भी शिरकत की। निगम आयुक्त ने बताया कि बैठक में यातायात प्रबंधन और स्वच्छता जैसे मसलों पर एक राय होकर काम करने का संकल्प लिया गया। एक आध कॉलोनी की में बात छोड़ दीजिए, पार्कों में लाइट है, पार्क में पानी इलाके की बनने की बात कमिटी बनाए, लेकिन तो आदमी नहीं कर पाता क्योंकि अल्लाह कम होगा, मेरा कुछ भी नहीं होगी, किसी में कुछ नहीं होगा। अच्छा बात नहीं आ रहा है वो। एक आध कॉलोनी की में बात छोड़ दीजिए, पार्कों में लाइट है, पार्क में पानी इलाके की बनने की बात कमिटी बनाए, लेकिन तो आदमी नहीं कर पाता क्योंकि अल्लाह कम होगा, मेरा कुछ भी नहीं होगी, किसी में कुछ नहीं होगा। अच्छा बात जबलपुर में IT और रेल सुरक्षा बल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन से 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 करोड़ का सोना जब्त किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जबलपुर के रहने वाले 2 लोग मुंबई से सोना लेकर शहर आए हुए हैं, जिस पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने रेल सुरक्षा बल की मदद से आरोपियों को स्टेशन से बाहर निकालने की कोशिश में धर दबोचा। तलाशी में आरोपियों के बैग से 1 किलो से ज्यादा का सोना मिला। आरोपियों की पहचान अभी गुप्त रखी गई है। जबलपुर के इनकम टैक्स और RPF ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन से 1.5 करोड़ से ज्यादा का सोना यहां पर जब्त किया है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो जांच अधिकारी हैं सुनीता जाट, वो मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं, मैडम किस प्रकार ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और कौन लोग थे और कहां से कहां आ रहे थे? 2 लोग थे जो हावड़ा से जबलपुर आ रहे थे
और सूचना पहले से थी कि वो अपने साथ सोना लेकर आ रहे हैं। सूचना पर इनकम टैक्स रेवेन्यू टीम और हमारी आरपीएफ टीम के द्वारा गाड़ी को जबलपुर स्टेशन पर चेक किया गया और वही 2 लोग हमें मिले और जिनके पास में ये सोना बरामद किया गया। कितनी कीमत का ये सोना था और कितना था? हाँ, लगभग 1 किलो और 750 ग्राम सोना था, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 25 लाख कीमत है उसकी। मैडम, जिस प्रकार की विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और इसको लेकर रेलवे से हवाला के रुपए भी इधर से उधर किए जाते हैं, इसको लेकर क्या तैयारी है? जी, इसके लिए हमारे लिए एक अलग टीम का निर्माण किया गया है जो लगातार गोपनीय तरीके से आने जाने वाली गाड़ियों पर निगरानी रखती है, साथ ही साथ अपनी गुप्त सूचनाएं भी एकत्रित कर रही हैं। अगर इन फ्यूचर ऐसा दोबारा अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, ये थी सुनीता जाट। इनका साफ कहना है कि जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर तो जो ट्रेन है उनमें सघन चेकिंग अभियान चलाया ही जा रहा है। इसके साथ ही जो 1 करोड़ से ज़्यादा का जो ये सोना पकड़ा गया है, इसे फिलहाल जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं वो उसे अपने साथ ले गए हैं और उससे पूछताछ में इस समय जुटे हुए हैं और आने वाले समय में जो आईटी विभाग है ये एक बड़ा खुलासा यहाँ पर कर सकती है। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। खंडवा प्रशासन ने अपने एंटी माफिया अभियान को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। 30 चिन्हित गुंडे, बदमाश और माफियाओं के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्यवाही शनिवार से शुरू हो गई है, जिसमें पहले ही दिन 10 से ज्यादा लिस्टेड गुंडों के मकानों को जेसीबी से तोड़ा गया। वहीं कुछ ऐसे मकान भी खाली कराए गए हैं जिन पर बदमाशों ने कई साल से कब्जा कर रखा था। लगातार अपराध कर रहे थे और कहीं न कहीं शहर की शांति भंग कर रहे थे। उनकी जो है उनके खिलाफ जो है उनकी संपत्ति को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। तो जो हमें सूची प्राप्त हुई थी जिला प्रशासन को, जिसमें नगर निगम और पुलिस के सहयोग से जो है ये कार्रवाई की गई है मकान तोड़ने की। चिन्हित तो लगभग 30 के लगभग है, लेकिन आज पहला ही दिन है और लगभग 8 से 10 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने समेत अन्य मांगों को लेकर एक बार फिर से कर्मचारी सड़कों पर हैं। अपनी मांगों को लेकर 5 कर्मचारी संगठनों ने मिलकर राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में शनिवार को धरना प्रदर्शन किया। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ और मध्य प्रदेश वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए। और अगर आपने ये नहीं करा तो कुछ नहीं होगा। मैं एक और उदाहरण बता देता हूँ। अभी चीते कितने आए? अभी 19 से वो आज ही आया पेपर में। भाई साहब, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप शेर हो शेर नहीं हो। आंसू तेरे निकले, दिल मेरा रोए और चोट लगे तुझको तो। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भोपाल में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। 5 कर्मचारी संगठन एकजुट हुए और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी काफी समय से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं और इसी के चलते भोपाल में ये बड़ा प्रदर्शन किया गया। क्योंकि हम कर्मचारी हैं, कौन कर्मचारी कब मर जाए उसे पता नहीं है और भले ही वो पुरानी पेंशन में आज है, लेकिन मर गया तो नई पेंशन में उसका बच्चा आ जाएगा। इसलिए पुरानी पेंशन बहाली हमारा मुद्दा है। जिस प्रकार से हमारे देश के सांसदगण, हमारे विधायकगण इनको पूरी पेंशन लेते हैं, चाहे एक दिन के लिए आए, तो प्रदेश का कर्मचारी जो वर्षों सेवा करता है उसे पेंशन नहीं दी जा रही, उसके हितों में कुठाराघात किया जा रहा है। और 5 राज्य जब वो घोषणा कर चुके हैं तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार इस पर विचार क्यों नहीं कर रही, ये सोचनीय विषय है।